खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजेन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में अंशुमान जी हैं। ये है खर्चा पानी। अंशुमान जी, खर्चा पानी की बातचीत शुरू करने के पहले एक बड़ी खबर है जिसको हम शुरुआत में ही डिस्कस करना चाह रहे हैं। उसके बाद बाकी की जो हेडलाइंस हैं इन पर हम बातचीत करेंगे, उसको हम लेंगे। आरबीआई 1 लाख करोड़ के बॉन्ड्स लेने जा रहा है मार्केट से, बोरो करने जा रहा है। और कहा तो ये जा रहा है कि साहब इससे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा शेड किया जा सकेगा। कहानी क्या है इसकी? बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा और इसलिए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सिद्धांत, खर्चा पानी में आप सबका स्वागत है। और ये शायद कल की जो मौद्रिक नीति है उसका बहुत बड़ा फैसला है और सबसे बड़ा फैसला है। और यहाँ पर आकर भारतीय रिजर्व बैंक आमतौर पर फेड रिजर्व या यूरोप के बैंक्स की तरह हो गया है, जहां बैंक बाजार से सरकार के सिक्योरिटीज को अब निर्धारित कार्यक्रम के तहत खरीदेगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लगातार खर्चा पानी में डिस्कस करते रहे हैं कि बाजार या बैंकर या वित्तीय कंपनियां या बीमा कंपनियां उस रेट पर सरकार को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, इनकार कर चुकी हैं। हाँ, जिस रेट पर सरकार कर्ज लेना चाहती है। और इसलिए सरकार को पिछले वित्त वर्ष में अपना आखिरी बॉन्ड का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था, जिसे मार्केट ने बॉम्ब कर दिया था। रिजर्व बैंक ने कल एक बड़ी बात कही और रिजर्व बैंक ने कहा कि वो पहली तिमाही में 1 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड अपनी बैलेंस शीट से उठाएगा। रिजर्व बैंक अपनी बैलेंस शीट बढ़ाने जा रहा है। और जो हालांकि रिजर्व बैंक पहले से भी सरकार को उबारता रहा है इस प्रॉब्लम से, जिसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं, ऑपरेशन ट्विस्ट कहते हैं। जब बाजार में बैंकर सरकार को कर्ज देने को तैयार नहीं होते थे तो रिजर्व बैंक उस कर्ज को खरीदने की कोशिश करता था। लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से 1 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मार्केट में डालकर रिजर्व बैंक ये कोशिश कर रहा है कि बाजार किसी तरह से अगर बाजार सरकार के साथ नहीं खड़ा है तो कम से कम सरकार को कर्ज लेने की महंगाई न झेलनी पड़े। और ये कल का जो बड़ा फैसला, इस पर काफी चर्चा है बाजार में, अलग अलग खुद से ही कंटीजेंसी की तरफ डेवलप कर लिया आरबीआई ने खुद को। आरबीआई ने है। और जब भी सेंट्रल बैंक अपनी बैलेंस शीट एक्सपेंड करते हैं या सेंट्रल बैंक बाजार से सरकारों के लिए कर्ज लेना शुरू करते हैं, तो हम उसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां पर यूरोप के और अमेरिका के बैंक है। और इसे सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से, कल आरबीआई ने बहुत स्पष्ट रूप से ये बताया है कि अब हम टारगेटेड ढंग से बाजार से, अगर सरकार को बाजार से पैसा नहीं मिलता तो हम इतने लाख करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीद लेंगे। इससे दो संकेत जाएंगे। एक संकेत तो ये जाएगा कि बाजार में बैंकों को अगर निवेश करना है, क्योंकि बैंकों को भी अपना पैसा लगाना है और सरकार के सॉवरेन बॉन्ड में पैसा लगाने से उनको सुरक्षा मिलती है, रिटर्न मिलता है, तो उन्हें ब्याज दर कम रखनी पड़ेगी। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो बाजार में उनके कर्ज के लिए सरकार इंतजार नहीं करेगी। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है भारत की मौद्रिक नीति के हिसाब से। और इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसके साइड इफेक्ट ये है कि आरबीआई ने अपनी बैलेंस शीट पिछले 1-2 साल में काफी एक्सपेंड किया। नहीं, आरबीआई ने काफी कुछ कर्ज सरकार के बदले अपने सर पर लिया है और सरकार को पैसा देने की कोशिश की है। इसका असर रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट पर भी पड़ेगा, नहीं रिजर्व बैंक के कर्ज पर भी पड़ेगा जो उनकी लायबिलिटी है। और इससे बाजार में खास किस्म की खींचतान पैदा होने की संभावना है। आपाधापी देखने की संभावना तो है बाजार में। हाँ, खींचतान पैदा होने की संभावना है। लेकिन आरबीआई का यह फैसला काफी बड़ा फैसला है और इसे लोग खासतौर से वित्तीय बाजार के, बॉन्ड बाजार के, शेयर बाजार के जो निवेशक है उसे बड़े शिफ्ट के रूप में देख रहे हैं। और इसलिए आज आप देखिए शेयर बाजारों ने भी इस पर पॉजिटिव रिएक्शन किया है, क्योंकि इससे कम से कम लोगों को लग रहा है कि फिलहाल ब्याज दरें बाजार में बढ़ने की जो प्रक्रिया है उस पर थोड़ी सी रोक लगेगी। हाँ, अब खर्चा पानी के जो मुख्य खबरें हैं जिन पर हम बातचीत करने जा रहे हैं आज वो है कि यूएस और अफ्रीका से इंडिया अब कच्चा तेल खरीदेगा। इस फहरिस्त में से सऊदी अरब बाहर हो गया है। क्यों बाहर हो गया? कि सऊदी अरब ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया है अपना। दूसरी खबर है अमित शाह का बयान, इस पर हम थोड़ी बातचीत करेंगे। तीसरी खबर है आरबीआई का एक और ऐलान जो पेटीएम वॉलेट वगैरह जो लोग चलाते हैं उनके लिए है। तो पहली खबर अंशुमान जी, सऊदी अरब से जुड़ी हुई और कच्चे तेल से जुड़ी हुई। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, बहुत समय से कच्चे तेल की कीमतों पर लेकर उठापटक चल रहा है। सऊदी अरब ने
जिस समय ये कहा था भारत से कि साहब आपने पिछले साल हमसे जो सस्ती दरों पर कच्चा तेल खरीदा था उसको इस्तेमाल करिए। और इसी घटनाक्रम के आसपास इंडिया ने सऊदी अरब से कहा था कि आप कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाइए। मतलब मैं कई जगह खबरें देख रहा था ऐसी कि इंडिया ने सऊदी अरब से कहा था कि आप कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाइए। लेकिन मुश्किल से 3 या 4 हफ्ते पहले के खर्चा पानी में जब हम और आप डिस्कस कर रहे थे इसको कि सस्ते तेल को एक तरह से दरकिनार करके और यूएसटीआर में जो जो बातें हो रही हैं इंडिया के कि बिजनेस पॉलिसीज को लेकर, फॉरेन पॉलिसीज को लेकर, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को लेकर, कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने यूएस की तरफ देखना शुरू कर दिया कच्चे तेल के लिए। इधर सऊदी ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब सऊदी का मूड खराब। उसने कहा कि मेरा जो ऑफिशियल सेलिंग प्राइस है कच्चे तेल का वो हम एशियन कंट्रीज के लिए बढ़ाने वाले हैं। अंशुमान जी। सिद्धांत, ये पिछले करीब करीब 2 महीने से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में रस्साकशी चल रही है। भारत बड़ा आयातक है और एशिया में भी काफी बड़ा आयातक है, और मिडिल ईस्ट का जो क्रूड है वो भारत की क्रूड बास्केट में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रखता है, जिस ब्रेंट क्रूड को हम खरीदते हैं। हुआ यह है कि भारत की ये कोशिश थी कि सऊदी अरब के नेतृत्व में, क्योंकि वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, और अगर वो अपना उत्पादन बढ़ाएगा तो बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी और कीमतें थोड़ी कम होंगी। ओपेक देशों ने अभी ये कहा है कि वो मई से अपने उत्पादन में क्रमशः बढ़ोतरी करेंगे, और इसके पीछे वजह ये थी कि जो ओपेक की पिछली बैठक थी उसमें अमेरिका ने दबाव बनाया था सऊदी अरब पर। फोन भी गया था अमेरिका के एनर्जी मिनिस्टर का, और उसके बाद ओपेक देशों ने कहा था कि हम बाजार में डिमांड सप्लाई को देखकर थोड़ा उत्पादन बढ़ाएंगे, पर उतनी उत्पादन में कटौती वापस नहीं ली जाएगी जितनी पहले की गई थी। ये वस्तुस्थिति है। पर भारत ने इस बीच में अपनी इंपोर्ट की बास्केट को बदलना शुरू किया और अमेरिका और अफ्रीका से कच्चे तेल के आयात को बढ़ाने की बात कही, और यह था कि भारत अपनी कम से कम 1/3 मांग जो सऊदी अरब से होती है उसे कम करने की कोशिश करेगा। प्रत्यक्ष रूप से अगर हमें समझें कि इससे भारत को क्या सस्ता तेल मिलना शुरू होगा, शायद थोड़ा सस्ता तेल मिलेगा, पर इसका असर क्या उपभोक्ताओं की कीमतों पर पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आप कच्चे तेल की कीमतें जो पूरी दुनिया में है वो 2 बेंचमार्क्स पर आधारित होती हैं, ब्रेंट पर और नाइमेक्स पर। भारत ब्रेंट का बेंचमार्क फॉलो करता है। भारत की कंपनियां जो कच्चा तेल इंपोर्ट करती हैं वो ब्रेंट से इंपोर्ट करती हैं। तो तेल कंपनियों के लिए तो लागत कम हो जाएगी, क्योंकि अगर उन्हें ब्रेंट से निचली कीमत पर सस्ता तेल मिलता है तो उनके लिए लागत कम हो जाएगी। पर क्या तेल कंपनियों को अगर सऊदी अरब से सस्ता तेल अमेरिका या अफ्रीका के देशों से मिल जाता है तो क्या उस कमी को वो पास ऑन करेंगी? क्या उस कमी को भारत में पेट्रोल डीजल की जो हमारे आपकी कीमत है, जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं, गैस स्टेशन पर जाते हैं और पेट्रोल या डीजल लेते हैं, क्या उस पर उसका असर पड़ेगा? ये कहना मुश्किल है। हाँ, ये क्योंकि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में टैक्स का कंपोनेंट है, टैक्स का हिस्सा बहुत बड़ा है। तो कूटनीतिक तौर पर यह खींचतान महत्वपूर्ण है, और इसका कूटनीतिक पहलू एक और समझना जरूरी है कि इधर हाल फिलहाल में सऊदी अरब और भारत के रिश्तों में पेट्रोल की कच्चे तेल को लेकर थोड़ा सा तनाव भी दिखाई दे रहा है। 1-2 साल पहले की स्थिति ये थी जब भारत और सऊदी अरब के रिश्ते काफी अच्छे पाए जाते थे, और हमने देखा था कि भारत से दोनों तरफ से उच्च स्तर पर द्विपक्षीय यात्राएं भी हुई थी। लेकिन कच्चे तेल की नरेंद्र मोदी भी गए थे। हाँ, और कच्चे तेल की कीमतों को लेकर थोड़ा खींचतान दिख रहा है। तो भारत अपनी ऑयल इंपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई कर रहा है, नए बाजारों की तरफ देख रहा है। सस्ता कच्चा तेल अगर मिलता है तो क्या हमारे लिए भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी? पता नहीं है, क्योंकि जैसे चुनाव का दौर खत्म होगा तो हमें पता चलेगा कि मई के पहले हफ्ते में दरअसल क्या हुआ पेट्रोल डीजल की कीमतों का। हाँ, और मतलब मुझे लगता है कि तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें या हमारे लिए जो रिटेल प्राइस है वो बदले ना बदले, लेकिन इंडिया के सऊदी से जो कूटनीतिक रिलेशनशिप्स हैं, बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं, जिसमें जाहिर सी बात है तेल का सबसे बड़ा रोल है। हाँ, वो कहीं ना कहीं डैमेज होता जा रहा है इस पूरी रस्साकशी में। हाँ, वो दिख रहा है, वो चीज, हाँ, वो साफ सामने दिखाई दे रहा है। अगली खबर है अंशुमान जी, वॉलेट को लेकर। मैंने कहा था दूसरी खबर हम लोग अमित शाह पे बातचीत करेंगे और उनकी चाइना को लेकर उन्होंने जो बातचीत की उस पर बात करेंगे, लेकिन ठीक है, उस पर तीसरे नंबर पर बातचीत कर लेंगे, कोई बात नहीं। खबर हमारी वॉलेट सिस्टम से जुड़ी हुई है। जो लोग पेटीएम वगैरह यूज करते हैं उनके लिए एक ऐलान है, वो ये है कि पेटीएम यूज करने वाले अब अपने पेटीएम से ही और वॉलेट से ही आरटीजीएस और नेफ्ट, ये सुविधाएं जो अब तक बैंकिंग सेक्टर के पास ही थी, जो बैंकिंग ऑपरेशंस थे उनके पास ही थी, अब ये नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम के पास भी आ गई हैं। इसके साथ ही वॉलेट की जो लिमिट होती है उसको 2 लाख रुपए तक
बढ़ा दिया गया है अंशुमान जी। हाँ। क्या ये निर्णय, ऐसा निर्णय क्यों किया गया? ये एक बड़ा शिफ्ट है। हम लोग इस पर विस्तार से शायद अर्थात कि किसी एपिसोड में चर्चा करेंगे कि ये चेंजेस क्या हैं, क्योंकि इन्हें एक छोटे से एपिसोड में समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। पर आरबीआई ने कल मौद्रिक नीति में कहा है कि जो काम अब अपने बैंक अकाउंट से आप कर सकते थे वो काम अपने ई वॉलेट से भी कर सकते हैं। यानी बैंक अकाउंट से ही आपको सुविधा मिलती थी कि आप निफ्ट कर सकें, यानी ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकें, रियल टाइम ग्रॉस ट्रांसफर कर सकें। ये अभी तक आपकी अगर अपने मोबाइल वॉलेट से कोई काम करते थे तो उसके लिए आप यूपीआई का इस्तेमाल करते थे, और वो छोटे ट्रांजैक्शंस होते थे, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 5,000, 10,000 रुपए के। मोबाइल वॉलेट यहां तक के पेमेंट्स के लिए थे, पर आरबीआई ने भी अलाउ किया है कि आप अपने मोबाइल वॉलेट से बड़े ट्रांसफर भी कर सकेंगे, जो कि निफ्ट और आरटीजीएस के तहत किए जाते थे। दूसरा, इसकी सीमा 2 लाख बढ़ा देने से यह सुविधा मिल गई है कि अब यूपीआई की जो इंटरऑपरेबिलिटी है या जो मोबाइल वॉलेट और बैंक अकाउंट के बीच की जो रिश्ता है वो और ज्यादा मजबूत हो रहा है। और ये भारत में बैंकिंग का एक नया तरीके का दौर हमारे सामने आ रहा है। इस प्रोसेस से जो ई बैंकिंग है, डिजिटल बैंकिंग है और डिजिटल पेमेंट्स है, उनको काफी ताकत मिलेगी। दूसरी चीज यह है कि यूपीआई एक इंपॉर्टेंट टूल के तौर पर, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर या प्लेटफॉर्म के तौर पर हमारे सामने उभरा है बैंकों के बीच में, अभी भी है। अब उससे हम बड़े ट्रांजैक्शन, उसके सहारे हम बड़े ट्रांजैक्शन होते भी देखेंगे। अच्छा अंशुमान जी, इंडिया के जो बैंक हैं, जो उनके सिस्टम्स जो हैं, ई बैंकिंग सिस्टम, बहुत सारे जो सरकारी बैंक हैं उनके ई बैंकिंग सिस्टम बहुत अर्थों में ऑब्सोलीट है, पुराने किस्म के हैं। अमूमन उन बैंकों के उस अकाउंट या ऐप का जो होता है, आपका इस्तेमाल यही होता है कि आप उन ऐप से अपने पेटीएम या किसी भी डिजिटल वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, फिर आप उस डिजिटल वॉलेट को इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इस स्टेप से, मतलब मेरा एक सवाल है, मेरी क्वेरी है कि एक जो ओल्ड और ऑब्सोलीट और लगभग कम पसंद किया जाने वाला जो सिस्टम है, उसको दुरुस्त करने के बजाय जो ऑलरेडी प्राइवेटली फंडेड एंटिटीज हैं, जिनका बैंकिंग सेक्टर में कोई से नहीं है और जो बैंकिंग सेक्टर के रूल्स जिन पर लागू नहीं होते हैं, आप उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। यही वो शिफ्ट है जो भारत के बैंकिंग में बहुत तेजी से आ रहा है। हालांकि भारत के सरकारी बैंक भी अपने आप को काफी डिजिटल अवेयरनेस के साथ आगे ला रहे हैं। अब तो कोई भी ऐसा बैंक नहीं जिसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ना हो, जिसका ऑनलाइन सिस्टम ना हो। हाँ, ये बात सही है कि भारत के बैंक मोबाइल वॉलेट प्रोसेस में आगे नहीं आ पाए। यूपीआई एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से बैंकों ने अपने आप को एसोसिएट किया है। अब आजकल स्थिति यह है कि कम से कम आप मोबाइल वॉलेट से यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। कई बड़े बैंक यूपीआई से जुड़ गए हैं और वो आपके मोबाइल वॉलेट से कनेक्टेड हैं, यानी आप उसके जरिए आप ट्रांसफर सीधे मोबाइल वॉलेट के जरिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर यूपीआई के जरिए कर सकते हो। छोटे छोटे ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये एक बड़ा शिफ्ट है जो भारत में बैंकिंग इंडस्ट्री में आ रहा है। और इससे खासतौर से सरकारी बैंकों को, प्राइवेट बैंक तो काफी तेजी से आगे, सरकारी बैंकों को अपने कामकाज का तरीका बदलना होगा। और इसीलिए रिजर्व बैंक ने सारे बैंकों से नई डिजिटल पेमेंट पॉलिसी, ई पेमेंट पॉलिसी लाने के लिए कहा है। बट ये शिफ्ट और गहराई से और कई सारे आयामों के साथ हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम में फैल रहा है। शुमा जी, हमारी तीसरी खबर वही है। उस खबर पर बात करने के लिए थोड़ी सी भूमिका बनानी होगी। आज से 1 साल पहले, 1 साल पहले का समय ही गिना जाएगा। 2020 में लोग अपने बालकनियों से अपना चाइना का टीवी फेंक रहे थे। कई लोग मोबाइल फोन को हथौड़े से पीट कर वायरल वीडियो में देखे जा रहे थे। लोग वीडियो बनाकर ऐप अनइंस्टॉल कर रहे थे अपने फोन पर से, गोया वो बहुत बड़ी घटना हो। और बिपिन रावत जो सीडीएस हैं, वो ये कह रहे हैं, उनका बयान है कल का ही, कि चाइना साइबर अटैक में सक्षम है, इंडिया पर साइबर अटैक कर सकता है और इसके लिए इंडिया के साइबर डिफेंस सिस्टम को थोड़ा और पुख्ता बनाना होगा। ऐप बैन किए जाते हैं, सब कुछ होता है। और इसमें गृह मंत्री अमित शाह का एक इंटरव्यू छपता है इकोनॉमिक टाइम्स में, जिसमें उनसे पूछा जाता है कि चाइना से होने वाले इन्वेस्टमेंट पर आपकी क्या योजना है। इसके बारे में वो कहते हैं कि वो किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर यहाँ पर लोग कमेंट बॉक्स में अगर गुस्सा दिखाएंगे हमारे ऊपर, तो उसके पहले मैं वर्बेटिम, अगर मुझे लगता है अंशुमान जी, कोट कर देना चाहिए। जी,
सवाल था कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया, आर वी डिस्करेजिंग इट? ईटी का सवाल था ये अमित शाह से। अमित शाह कहते हैं कि देयर इज नो जनरल बैन. The Indian government has a policy on investment from countries with which it has land boundaries. We will work according to that policy. It's not specific to China. We are not aiming to discourage any investment, but are trying to encourage indigenous products. ये देखिए, इस बात पर हम लगातार सिद्धांत चर्चा करते रहे पिछले 1 साल से, जब भारत में वो पूरा चीन के विरोध, हास्यास्पद थी, चीन के विरोध का जब पूरा एक तरीके से जिसको हमने कहा था कि किस्म का पाखंड जो भारत में चला था, उस दौरान जब भारत और चीन के रिश्ते सीमा पर बिगड़े थे, तो हमने बताया था कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी में चीन का कितना बड़ा रिश्ता है, सरकार ने चीन का कितना निवेश आमंत्रित किया है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन ने कितना निवेश कर रखा है। वो बातें थोड़े समय बाद, उस समय बहुत सारे लोगों ने गुस्सा दिखाया था, नाराजगी दिखाई थी और ये कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, चीजें बदलेंगी। पर हमने कहा था कि व्यापारिक रिश्ते जो हैं वो राष्ट्रवादी उत्साह के कारण या उस गुस्से से नहीं बदलते। और अब गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि चीन से पैसा आएगा, पूंजी आएगी, कोई बैन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं, जो पॉलिसी है जिन देशों के साथ हमारी लैंड बाउंड्री उस हिसाब से चलेगा। ये बात और भी ज्यादा स्पष्ट इस बात से हो जाती है कि हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां क्रमशः चीन से जो भी तात्कालिक रूप से थोड़ा बहुत प्रतिबंध या बाधाएं खड़ी की गई थी, उन्हें हटाने की या उन्हें हटाने की कोशिश की गई है। भारत का चीन से इंपोर्ट कोविड लॉकडाउन के दौरान और आर्थिक मंदी के दौरान बढ़ा है, इसके आंकड़े भी हम एक बार खर्चा पानी में डिस्कस कर चुके हैं और हम बता भी चुके हैं। तो अब चीन से पूरा विरोध जो काफी हद तक दिखावा था, वो वास्तविकता की जमीन पर ठहर रहा है। वो जो प्रतीकात्मक विरोध है चाइनीज बॉयकॉट और बाकी चीजें, वो अलग है, वो शायद किसी दूसरे ऑडियंस के लिए है। पर वास्तविकता ये कि भारत को ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर्स में, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, बहुत सारी और सी ऐसी चीजें हैं जहां चीन से रिश्ते बनाकर रखना और चीन से चीनी कंपनियों के निवेश को आमंत्रित करना हमारे लिए अनिवार्यता है और मजबूरी है। और इससे भी नीति स्पष्ट हो जाती है कि चीन के लिए 2 तरीके की नीतियां होंगी। रणनीतिक रूप से या स्ट्रेटेजिक मामले में चीन से हम दूसरे तरह से बात करेंगे, पर जहां कारोबार और धंधे और बिजनेस की बात होगी, चीन की कंपनियां भारत में काम करती रहेंगी और निवेश करती रहेंगी। और वो हम दरअसल उस दौरान भी देख रहे थे, तब भी लोग सिद्धांत बात मानने को तैयार नहीं थे। हमने कहा था कि भारत में किसी भी स्टार्टअप से चीन का निवेश नहीं खत्म हुआ। भारत में आज भी जो पीएलआई के तहत भारत में जिन मोबाइल कंपनियों को प्रमोट किया गया और ये कहा गया है कि वो भारत की पीएलआई नीति के तहत मोबाइल बनाए, उसमें ज्यादातर कंपनियां चीन की हैं। तो सिर्फ राजनीतिक रूप से चीजें बदल देने से वास्तविकताएं नहीं बदल जाती, और ये उन लोगों को सबसे ज्यादा समझना चाहिए जो तात्कालिक खबरों पर बहुत उत्साहित होकर या बहुत क्रोधित होकर या बहुत निराशा और गुस्से के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। वास्तविकताएं उस तरह से नहीं बदलती। हाँ, एकदम, मतलब आपत्ति और सारे सवाल जो है इसी बात पर हैं, इसी बात पर उठते हैं कि सरकार इस बात को जनता के सामने साफ साफ क्यों नहीं रखती कि चाइना और चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए क्रूशियल है, वो बहुत जरूरी है। और जाहिर सी बात है कि जरूरी है। उस पूरे इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर को, उस पूरे बिजनेस रिलेशनशिप को सरकार भी नहीं नकार रही है। सरकार धीमे छुपी जबान से कहीं ना कहीं कह देती है, कहीं ना कहीं पॉलिसी में दिख जाता है, कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स में दिख जाता है, ये बात खुलकर सामने नहीं आती है। मतलब मतलब आप समझिए कि आईपीएल जैसी चीज जो है, वहां पर वीवो के बाइकॉट के बाद भी वीवो कितना जाता है बाहर। विराट कोहली अब तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ये सब चीजें, आपत्ति इसी बात पे है बस। हाँ, और इसमें अब यहाँ ये जरूरी है, देखिए गृह मंत्री ने स्वयं अपने इंटरव्यू में कह दिया, तो मुझे लगता है कि जहां से आज जिस चीज पर देश को पारदर्शिता की जरूरत है, सरकार को स्पष्ट रूप से देश को बताना चाहिए, संसद के फोरम से, किसी और फोरम से, कि भारत में चीन का प्रत्यक्ष और परोक्ष निवेश कितना है, किन सेक्टर में चीन ने कितना निवेश कर रखा है, उसमें से कितना चीन ऐसा है जो कितना चीन का निवेश स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव सेक्टर्स में है ये, और कितना निवेश सीधे चीन से आया है, कितना निवेश हांगकांग या सिंगापुर के जरिए भारत में आया है।
है। ये स्पष्टता आनी चाहिए, क्योंकि जब कह दिया गया कि निवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं, तो कम से कम पारदर्शिता के तौर पर स्पष्ट होना चाहिए कि चीन ने कहां कहां निवेश कर रखा है, कौन, और ये बताने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा भारतीय इकोनॉमी में आया है, यहां पर निवेश हो रहा है, यहां से बिजनेस जनरेट हो रहा है। तो ये कहना और ये पाखंड करना कि हम चीन का विरोध भी कर रहे हैं और एप्लीकेशन बैन भी किए दे रहे हैं और चीन का निवेश भी मंगाते रहे, इससे ज्यादा बेहतर है कि हम पारदर्शी तौर पर देश को इस बात के लिए बताएं कि हमने किन किन क्षेत्रों में चीन से निवेश लिया है। टीवी मोबाइल तोड़ने वाले सोचते होंगे यार गलती हो गई हम लोगों से। तो ये तो हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, सवाल पूछिएगा, सुझाव दीजिएगा, शिकायत कीजिएगा, सब कुछ सुना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। धन्यवाद।